सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अमृता सेन। जैसे कि आपको पता है, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया की ये सीरीज़ चल रही है जिसमें हम पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के सारे थिंकर्स डिटेल में कवर कर रहे हैं। प्लस मैंने आपको पुराने थिंकर्स आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हो, और मैंने उनको ट्रिक्स और स्टोरीज़ के साथ याद करवाया भी है। अमृता सेन से भी बहुत बारी क्वेश्चन आ चुके हैं, कभी उनकी बुक्स पूछ लेते हैं, कभी उनका कैपेबिलिटी अप्रोच, कभी कभी उनका पॉवर्टी का कंसेप्ट। तो वो सब हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। अगर क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता फिर भी ये थिंकर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी थ्योरीज, इनके कंसेप्ट समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि कभी भी अगर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ ये सोच के मत पढ़ो कि मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना है या एकेडमिक अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ना है। आपको अपनी नॉलेज बिल्ड करने के लिए भी पढ़ना होता है, ठीक है, ताकि आप एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट कभी डिबेट है, कभी आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो तो इन सब थिंकर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको वहाँ पे भी काम आते हैं। एज अ प्रोफेसर जब आप बच्चों को समझाने चाहते हो तब भी आपको काम आते हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन आज के थिंकर। तो सबसे पहले अमर्त्य सेन के थोड़ा सा अबाउट सेक्शन देख लेते हैं, जिसमें उनकी बायोग्राफी और उनके बारे में थोड़ी बातें जो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देंगी। क्वेश्चन मुश्किल है यहाँ से आना, पर हो सकता है कभी आ जाए, तो कुछ कह नहीं सकते। तो अमर्त्य सेन जो है शांति निकेतन में इंडिया में पैदा हुए थे 1933 में। देन इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रह चुके हैं। इनको नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक साइंसेज में। क्यों? वेलफेयर इकोनॉमिक्स और सोशल चॉइस थ्योरी के लिए। ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थ्योरी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको ये कीवर्ड याद रहेगा तो आपको इनकी बुक्स याद रखना भी इजी रहेगा, प्लस थ्योरीज भी। देन वो प्रेसिडेंसी कॉलेज इन कलकत्ता से पढ़े हैं। देन उनका जो ट्रिनिटी कॉलेज है कैम्ब्रिज, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी करी है। देन उनके जो वर्क्स की बात करें तो वो इन्फ्लुएंस्ड हैं किससे? गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो फूड क्राइसिस की बात करती हैं। तो आपको दूसरा कीवर्ड जो यहाँ पे याद रखना है वो है फूड क्राइसिस, क्योंकि फूड क्राइसिस से रिलेटेड आपको इनकी थ्योरी और बुक समझ आएंगी। देन इसके अलावा उन्होंने वो मेंबर रह चुके हैं 2005 से 7 के बीच में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एडिटोरियल बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स। देन उन्होंने जो 2008 में इंडिया ने $4.5 मिलियन डोनेट किए थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को। किस चीज के लिए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमर्त्य सेन फेलोशिप फंड भी है एक। कहाँ पे है? अगर आपसे कभी पूछा ये फेलोशिप फंड कहाँ पे है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है, जिसमें इंडिया ने इतना पैसा डोनेट किया था। ताकि क्यों किया था? टू इनेबल डिजर्विंग इंडियन स्टूडेंट्स टू स्टडी एट द इंस्टीट्यूशन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज। तो जो डिजर्विंग बच्चे हैं वो भी यहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ पाए, इसलिए। तो इस फंड का इस्तेमाल इन बच्चों की हेल्प के लिए होता है। देन इसकी बात करें तो इन्होंने पॉलिसी मेकर्स की बहुत मदद की थी। कि किन चीजों में मदद की थी? कि कैसे हम इनकम ऑफ द पुअर को, जो पुअर हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो इमीडिएट सफरिंग पे अटेंशन ना देते हुए हमें ये जड़ समझने की जरूरत है कि पुअर जो है पॉवर्टी क्यों बढ़ती जा रही है, जो कि इनका पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट चलाए थे पब्लिक पॉलिसी मेकर्स की मदद से, एंड मेंटेन किया था स्टेबल प्राइसेस फॉर फूड। तो इनकी फेमाइन के से रिलेटेड भी इनका बहुत काम है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा ओवरव्यू। अब बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला इनका वर्क है पॉवर्टी एंड फेमाइन्स एंड एस्से ऑन एंटाइटलमेंट एंड डेप्रिवेशन। अभी जो भी इनकी बुक्स है आप याद कर सकते हो। या तो एक एक्ट्रेस आपको पता है, अमृता सेन, जो कि सैफ अली खान की वाइफ हैं और सारा अली खान की मम्मी है। ठीक है, या तो इसकी स्टोरी से आप याद कर लो क्योंकि बहुत इनके नाम सिमिलर है। या फिर अगर आपको अमृता सेन पसंद नहीं है कि नहीं मेरे को वो एक्ट्रेस पसंद नहीं है, तो आप इसको सुष्मिता सेन की स्टोरी से इनकी बुक्स वगैरह या सारे कॉन्सेप्ट्स याद कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो भी अगर आपको मैं इसके बाद बातें बताऊंगी तो आपको सोच लेना कि अच्छा ऐसा सुष्मिता सेन ने किया था, अगर आपको अमृता सेन याद नहीं रहते तो, क्योंकि आपको बहुत सारे थिंकर्स आपस में कंफ्यूज हो जाते हो। प्लस इनकी एक और फेमस बुक है जिनकी मैंने पिक्चर लगाई है, आइडिया ऑफ जस्टिस, अमृता सेन की, पीवाईक्यू बहुत बारी आया हुआ है। प्लस ये वाली जो बुक है पॉवर्टी एंड फेमाइन्स, ये भी बहुत बारी आई हुई है। तो जो सुष्मिता सेन है वो फेमाइन्स वाले जो एरियाज होते हैं उनके लिए बहुत काम करती है, गरीब बच्चों के लिए काम करती है। अमृता सेन या सुष्मिता सेन जो भी आपको ठीक लगे, वो जस्टिस के लिए जाती है, उनको जस्टिस चाहिए होता है। उनका वो एक्ट्रेस थी, उनके साथ कुछ डायरेक्टर ने गलत किया था, ऐसे करके आप सोच सकते हो। देन वो पॉवर्टी और फेमाइन के लिए काम करेगी। तो पॉवर्टी और फेमाइन के लिए काम करने का मतलब है वो वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे अमृता सेन वेलफेयर के लिए भी काम किया उन्होंने, जो कि मैंने आपको उनकी बायोग्राफी में अभी अबाउट सेक्शन में बताया। तो चॉइस, वेलफेयर एंड मेजरमेंट। देन इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड। तो इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड भी इनकी बुक है, तो आप याद कर सकते हो कि सुषमा सेन इनइक्वालिटी के लिए भी काम कर रही हैं। डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 की बुक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें उन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच की भी बात की है। तो आपको ये याद रखना है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम रिपीटेड पीवाईक्यू है, बहुत बारी पूछा गया है।
देन यहाँ पे सोशल एक्सक्लूजन कंसेप्ट एप्लीकेशन एंड स्क्रूटिनी, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा बात करते हैं रैशनैलिटी एंड फ्रीडम। तो जैसे उनकी बुक का नाम था ना डेवलपमेंट एज फ्रीडम, वैसे उनकी एक और बुक है रैशनैलिटी एंड फ्रीडम। और ये जो है होम इन द वर्ल्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जिसलिए मैंने इसकी पिक्चर यहाँ पे लगाई हुई है। देन द आर्गुमेंटेटिव इंडियन राइटिंग्स ऑन द इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आइडेंटिटी। तो वो अपने जो सुष्मिता सेन है या जो अमृता सेन है, वो अपने कल्चर को लेकर, अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपने राजा रजवाड़ों की हिस्ट्री को लेकर, ठीक है, जैसे सैफ अली खान जो पटौदी खानदान से है, तो उनकी हिस्ट्री, उनका कल्चर, उनकी आइडेंटिटी कितनी महान होगी, है ना, तो ऐसा बोला जाता है, तो वैसा। फिर उसके अलावा आइडेंटिटी एंड वॉयलेंस द इल्यूजन ऑफ डेस्टिनी, ये भी तो एक डेस्टिनी ही थी कि कहाँ एक ऐसी छोटी एक्ट्रेस जो थी, वो उसको इतना बड़ा उसने नाम कमाया। जैसे सुष्मिता सेन, अमृता सेन, अब उनकी एक डेस्टिनी थी, अच्छी डेस्टिनी थी, जिसकी वजह से वो बॉलीवुड में आई और इतना नाम कमाया। तो डेस्टिनी वाली बुक भी इनकी हो गई, ऐसे याद कर सकते हो। आइडिया ऑफ जस्टिस बहुत फेमस है, रिपीटेड पीवाईक्यू है, इसकी तो डेट भी याद रखना ही रहा, 2009 की बुक है। और इसके अलावा आइडिया ऑफ जस्टिस क्या कहता है वो अभी हम समझेंगे भी नेक्स्ट स्लाइड में। देन पीस एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, अमृत्य सेन की, सॉरी। तो पीस एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हमें याद हो गया कि वो थोड़ा शांति और डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात करते हैं। अब इनकी जो बुक का नाम है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, इन 1999 में आई थी, 9999 ऐसे 999 से याद कर लो। और इनका कॉन्सेप्ट क्या कहता है डेवलपमेंट एज फ्रीडम का, तो जो अमर्त्य सेन थे वो इस व्यू के अगेंस्ट थे, किसके, इस डोमिनेंट व्यू के अगेंस्ट थे। अब डोमिनेंट व्यू है क्या जिसके वो अगेंस्ट थे, तो पहली बात तो वो कहते थे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सिर्फ एक टूल है, मतलब एक जरिया है क्या करने का, डेमोक्रेसी को बनाए रखने का और इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रमोट करने का। तो जो लोग ऐसा मानते थे ना कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हम डेमोक्रेसी को सस्टेन कर सकते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रमोट कर सकते हैं, इस व्यू के अमर्त्य सेन अगेंस्ट थे। दूसरा, अमर्त्य सेन ने आर्ग्यू किया दैट देयर इज अ डायलेक्टिक रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड फ्रीडम। तो डेवलपमेंट और फ्रीडम के बीच में क्या है, डायलेक्टिक रिलेशन है। कैसे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनहांसेस द इंडिविजुअल फ्रीडम एंड वाइस वर्सा। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा तो इंडिविजुअल फ्रीडम भी बढ़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी कंट्री की कम होगी तो इंडिविजुअल फ्रीडम भी, उस वहाँ के जो इंडिविजुअल है उनको भी जो फ्रीडम है वो कम होगी। ऐसा मतलब एक डायलेक्टिक रिलेशन चलता है अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए, इसको याद करने के लिए ऐसा कोई ट्रिक या स्टोरी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको अमर्त्य सेन के कॉन्सेप्ट्स याद होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद हो रहे तो आप इसको सुष्मिता सेन से रिलेट करके या अमृता सेन से रिलेट करके खुद याद रखना, ठीक है। आप हम सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी देख रहे हैं। देन ऑल्सो क्या बात करते थे उसके अलावा, फ्रीडम्स लाइक एक्सेस टू हेल्थ केयर। तो उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था, फ्रीडम का मतलब अमर्त्य सेन के लिए था, डेवलपमेंट एज फ्रीडम जो लिखा है, कि फ्रीडम का मतलब है लोगों को हेल्थ केयर का एक्सेस मिले। एक्सेस मतलब उनको सारी सुख सुविधाएं जो हेल्थ केयर से रिलेटेड सुविधाएं हैं, एजुकेशन से रिलेटेड सुविधाएं हैं, पॉलिटिकल डिसेंट से रिलेटेड, कि अगर उनको कोई पॉलिसी पसंद नहीं आ रही, उनको उसके खिलाफ जाना है, मतलब कि डिससेटिस्फाइड है वो किसी पॉलिसी से, तो वो अपनी डिससेटिस्फेक्शन व्यक्त कर सके। इकोनॉमिक मार्केट्स के से रिलेटेड उनका एक्सेस होना चाहिए। देन इक्वालिटी की बात करते थे, तो ये सारी जो चीजें हैं वो इंटर रिलेटेड है। और जब इन सारी चीजों का एक्सेस लोगों को मिल जाता है तो वो ही अमर्त्य सेन के लिए फ्रीडम्स थी। तो अगर आपको पूछा जाए कि फ्रीडम क्या मतलब, लिबर्टी नहीं, लिबर्टी नहीं, फ्रीडम का मतलब यहाँ पे अमर्त्य सेन के लिए एक्सेस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन, पॉलिटिकल डिसेंट, इकोनॉमिक मार्केट्स, इक्वालिटी, ये सारे फ्रीडम के ही मतलब सब टाइप्स उन्होंने बताए थे कि ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड है। एंड उन्होंने इंकरेज किया डेवलपमेंट ऑफ ईच अदर। डेवलपमेंट ऑफ ईच अदर की मतलब कि ये सारे एक दूसरे के, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर लोग अच्छी हेल्थ होगी तभी वो एजुकेशन ले पाएंगे। अब बीमार बच्चा है तो वो एजुकेशन भी कैसे ले पाएगा अगर उसकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है। तो ये सारे इसलिए इंटर रिलेटेड है और इसलिए एक दूसरे की डेवलपमेंट के लिए भी, एक दूसरे के डेवलपमेंट के लिए सारी ही चीजों को डेवलप करना जरूरी है। अब इक्वालिटी ही नहीं है तो, इक्वालिटी नहीं है तो वहाँ पे भेदभाव होगा एजुकेशन सिस्टम में, हेल्थ केयर सिस्टम में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक मार्केट्स में भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो इन सबका डेवलपमेंट एक साथ जरूरी है। फॉर सेन दिस एक्सपेंशन ऑफ फ्रीडम वाज बोथ एन एंड एंड मींस ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर हम इन फ्रीडम्स को, फ्रीडम आप समझ गए अब क्या है, ये एग्जांपल्स मैंने बता दिए, अगर हम इन सबको एक्सपैंड करें, इंप्रूव करें, तो इससे क्या होगा, जो डेवलपमेंट का जरिया भी यही है और डेवलपमेंट का एंड भी यही है। हमारा एंड गोल भी क्या है, इन सब फ्रीडम्स को अचीव करना, और हमारा जो मीन्स है, जो जरिया है, वो भी यही है कि इन सबको इम्प्रूव करते हुए चलना। देन बात करते हैं नेक्स्ट, therefore according to Amrita Sen, development indeed provides a fertile base for the establishment of democratic ideals and freedom। तो डेवलपमेंट जो है बहुत ज्यादा जरूरी है किस चीज के लिए, डेमोक्रेटिक आइडियल्स को स्टैब्लिश करने के लिए और फ्रीडम्स के लिए। फ्रीडम्स मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है, थर्ड पॉइंट में फ्रीडम्स आपको बता दिया। तो डेमोक्रेसी के लिए और फ्रीडम्स के लिए ये डेवलपमेंट जो है बहुत जरूरी है, ये बेस है बेसिकली। तो क्या है, ये फ्रीडम्स के लिए
बेस है, डेमोक्रेटिक आइडियल्स के लिए बेस है क्या, डेवलपमेंट। बट इन मीन टाइम डेमोक्रेसी फर्दर इंक्रीजेस द लेवल ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन वो बोलते हैं कि साथ ही साथ जो डेमोक्रेसी अगर किसी कंट्री में होती है तो साथ साथ जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ता है। तो बेसिकली वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं। और सिर्फ डेवलपमेंट ऐसे नहीं बोल रहे कि पॉलिटिकल फ्रीडम, वो सॉरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, वो तीनों तरीके की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी तीन तरीके की डेवलपमेंट की बात उन्होंने की थी, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। अब आगे बात करते हैं इसमें और क्या बोला उन्होंने। तो क्रिटिसाइज करते हैं अथॉरिटेरियन रिजीम्स को। तो अथॉरिटेरियन रिजीम्स जो होती हैं वो डेवलपमेंट के नाम पे जो पर्सनल फ्रीडम है लोगों की उसको कटेल करती है, टायरनी लेकर आती है। तो इस चीज को जो अमर्त्य सेन है वो क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम डेवलपमेंट के नाम पे लोगों की पर्सनल फ्रीडम नहीं छीन सकते, टायरनी नहीं ला सकते। ठीक है। देन सेन फाउंड द पॉजिटिव रिलेशन, वो बोलते हैं कि इंडिविजुअल राइट्स और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन मतलब क्या, अगर इंडिविजुअल राइट्स बढ़ेंगे तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। या फिर अगर आप ऐसा बोलो कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट ज्यादा है, मतलब कि आपको जो वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स भी ज्यादा होंगे, और वाइस वर्सा इन द सेंस कि अगर इंडिविजुअल राइट्स कम है इसका मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कम हो रही है। तो यही बात नेक्स्ट लाइन में लिखी हुई है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट लास्ट में वो बोलते हैं इसी बुक में कि दैट डेवलपमेंट रिक्वायर्स द रिमूविंग ऑफ मेजर सोर्सेज ऑफ अनफ्रीडम। तो हमने पता कर लिया कि फ्रीडम क्या क्या होती है, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। अब अनफ्रीडम क्या होती है, अगर आप अनफ्रीडम को खत्म कर दो तो फ्रीडम ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो अनफ्रीडम क्या है, गरीबी, टेरनी, पुअर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, सोशल डिप्रिवेशन, लोगों को वंचित रखना सोशल चीजों से, लैक ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज की कमी होना, जैसे एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ केयर, ये सब नहीं है। इंटॉलरेंस, कि आप किसी रिलीजन के प्रति या किसी लोगों के प्रति इंटॉलरेंट हो, ठीक है, मतलब आपको सहन ही नहीं करते अपने से दूसरे कास्ट के लोगों को या अपने दूसरे रिलीजन के लोगों को इंटॉलरेंट हो। तो ये सारी चीजें क्या है, अनफ्रीडम। तो इन अगर ये सारी चीजें खत्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली फ्रीडम आ जाएगी। जो इसकी इसका उल्टा, सोशल डिप्रिवेशन खत्म हो जाएगा तो इक्वालिटी आ जाएगी। ये पुअर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएगा तो इकोनॉमिक मार्केट अच्छी स्टैब्लिश हो जाएगी, पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो कि कॉमन सेंस है। तो उन्होंने फ्रीडम और अनफ्रीडम की बात की है, ये याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल फ्रीडम। इंस्ट्रूमेंटल फ्रीडम का सीधा सा मतलब है कि एक फ्रीडम दूसरी फ्रीडम से रिलेटेड होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि जो अगर पॉलिटिकल फ्रीडम बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा। ठीक है, तो एक फ्रीडम दूसरी फ्रीडम से इंटर रिलेटेड होती है आपस में। ये इंस्ट्रूमेंटल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है। 5 तरीके की वो फ्रीडम बताते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर। पहले ये 5 ये रही, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, ये 3 तो आपको वैसे याद रहेंगी। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, गारंटीज और प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे जो सुष्मिता सेन है, इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, तो उनको पॉलिटिकल फ्रीडम भी चाहिए, उनको फैसिलिटीज अच्छी खासी चाहिए होती है हीरोइंस को। देन उनको अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती है कि नई नई अपॉर्चुनिटीज मिले बॉलीवुड में काम करने की। देन उनको गारंटी चाहिए होती है कि इस मूवी जो है ये मूवी हिट जाएगी और मुझे अपना पैसा टाइम पे मिलेगा। तो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसमें। देन उसके अलावा जो बड़ी बड़ी हीरोइंस होती है उनको सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं कि कोई ज्यादा फैंस वगैरह ना आ जाए, तो प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी। तो ये हो गई हमारी 5 फ्रीडम्स। अब बात करते हैं अमर्त्य सेन के आइडिया ऑफ जस्टिस, जो कि उनकी बुक का भी नाम है, 2009 में आई थी। तो सबसे पहली बात, जो उस टाइम पे जितनी भी जस्टिस की थ्योरीज चल रही थी उसको अमर्त्य सेन उसके उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उसके खिलाफ होते हैं। एंड वो जिसमें से एक जो थ्योरी थी वो थी रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि वो कौन सी थ्योरी ऑफ जस्टिस को क्रिटिसाइज करते हैं। वैसे हर थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जो हम बेसिक मेन थ्योरी जो पढ़ते हैं वो है जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसको अमर्त्य सेन ने क्रिटिसाइज किया था। और उन अमर्त्य सेन ने क्यों क्यों क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि जॉन रॉल्स ने कॉन्सेप्ट दिया था ट्रांसीडेंटल इंस्टीट्यूशनलिज्म का। ट्रांसीडेंटल इंस्टीट्यूशनलिज्म का मतलब है परफेक्ट जस्टिस का आइडिया, जहाँ पे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है वो जस्ट होंगे तो परफेक्ट जस्टिस होगा। सोशल इंस्टीट्यूशन जस्ट होंगे तो परफेक्ट जस्टिस होगा। और इसी को उन्होंने यूनिवर्सल आइडिया ऑफ जस्टिस माना था। और इसी के बेसिस पे उन्होंने जस्ट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं उसके नेचर को भी डिफाइन किया था जॉन रॉल्स ने। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट मॉडल, ठीक है, जो अमर्त्य सेन का जो जॉन रॉल्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट मॉडल था उसमें उन्होंने ट्रांसीडेंटल ट्रेडिशंस की बात की थी। ट्रांसीडेंटल ट्रेडिशंस क्या होते हैं, टू फ्रेम अ यूनिक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, जिसमें हम यूनिक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फ्रेम करते हैं, एंड सो मेक एब्सोल्यूटिस्ट जजमेंट। तो इसके खिलाफ थे वो कि आप किसी भी जजमेंट को एब्सोल्यूट जजमेंट नहीं मान सकते, कि आपको ये नहीं बता सकते कि इस सोसाइटी के लिए ये जस्ट है और ये सोसाइटी अनजस्ट है। सिर्फ एक पॉइंट लेकर, कोई एक सेंट्रल पॉइंट लेकर आप ये नहीं बता सकते कि पर्टिकुलर सोसाइटी जस्ट है या अनजस्ट है।
अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन। तो इसी बेसिस पे वो जॉन रॉल्स को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, एब्सोल्यूटिस्ट जजमेंट के आइडिया के बेसिस पे, ट्रांसेंडेंटल इंस्टीट्यूशनलिज्म के बेसिस पे। यूनिवर्सल आइडिया ऑफ जस्टिस कुछ नहीं होता, ऐसे अमर्त्य सेन बोलते हैं। सो नेक्स्ट सेन जो है आर्ग्यू करते हैं दैट रैदर लुकिंग फॉर सम आइडियल थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो हमें बजाय इसके कि हमें कुछ जो आइडियल थ्योरी ऑफ जस्टिस है जिनको हम हर जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमें उसकी बजाय हमें ये देखना चाहिए कि हमें एक तरीका ढूंढना चाहिए। क्या तरीका ढूंढना चाहिए? उन इनजस्टिस को, जो मैनिफेस्ट इनजस्टिस है उनको स्टॉप करने का तरीका। ठीक है, जस्टिस, आप जस्टिस जस्टिस की बात कर रहे हो लेकिन कोई बात इनजस्टिस की नहीं करता। ठीक है, जैसे कि जॉन रॉल्स है, वो जस्टिस का परफेक्ट आइडिया देते हैं पर वो जस्टिस और इनजस्टिस के बीच में कंपैरिजन नहीं बताते हैं। तो ये चीज है, तो वो ये चीजें बताते हैं कि जैसे उनका एग्जांपल में उन्होंने बताया कि इनजस्टिस क्या है, पॉवर्टी, अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, मतलब वही सारी चीजें जो अनफ्रीडम से मैंने रिलेटेड बताई थी, वो सारी उनकी इनजस्टिस है। नेक्स्ट पॉइंट, इन अदर वर्ड्स वी नीड टू फाइंड द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस लाइक हाउ टू मेक द वर्ल्ड लेस अनजस्ट। समझ आ गया होगा, इजी लाइन है कि कैसे हम वर्ल्ड को लेस अनजस्ट बना सकते हैं, उसके लिए हमें तरीके ढूंढने चाहिए। वेयर एज नोइंग द नेचर ऑफ परफेक्ट जस्टिस इज नाइदर नेसेसरी नॉर पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन दिस टास्क। लेकिन अनजस्टिस को पता लगाने के लिए परफेक्ट जस्टिस का नेचर जानना जरूरी नहीं है, अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन। Then according to him, it is no use of ideals of justice if it cannot be implemented on the ground. तो अगर आप कोई ऐसा जस्टिस के आइडियल्स, आइडियल्स मतलब प्रिंसिपल्स, ठीक है, जस्टिस के प्रिंसिपल्स का कोई फायदा ही नहीं है जब आपको यही नहीं पता कि उन जस्टिस के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। जॉन रॉल्स ने थ्योरीज ऑफ जस्टिस के प्रिंसिपल्स तो दे दिए लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका उसने नहीं बताया, तो इसलिए वो क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे व्हील ऑफ इग्नोरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके आगे और बात करते हैं इसी बुक में क्या क्या बोला उन्होंने। तो पहली चीज वो बोलते हैं कि जो लोग सोचते हैं ना कि जो जस्टिस अगर आ जाएगा, ठीक है, जस्टिस कैसे आएगा? अगर सोशल इंस्टीट्यूशन जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का, अगर हम उसको ठीक कर दे तो इसका मतलब वो सोसाइटी जस्ट हो जाएगी। ये जो लोगों का सोचना है ना कि जस्टिस और इसके बीच का जो लिंक है, ये गलत है अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन। इसके अलावा और क्या बोलते हैं वो? सो नेक्स्ट पॉइंट, ही फर्दर स्टेटेड दैट ऑल्दो इंस्टीट्यूशंस मैटर, ठीक है, वो बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि इंस्टीट्यूशन जरूरी है बट नीड टू पे स्पेशल अटेंशन टू द वे इंस्टीट्यूशन एक्चुअली वर्क। तो हमें सिर्फ इंस्टीट्यूशन नहीं देखना, इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस भी देखने हैं और वो भी ग्राउंड लेवल पे। ऐसा नहीं कि थ्योरी में इंस्टीट्यूशंस का ये काम होता है ऐसे होने चाहिए, नहीं, वो एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं, इंस्टीट्यूशन का जो तरीका है काम करने का वो क्या है, उसको फोकस करना ज्यादा जरूरी है। गिवन द एक्सपेक्टेड मोरल एंड अदर फीलिंग्स ऑफ दोज हु विल रन दीज इंस्टीट्यूशंस, और स्पेशली हमें फोकस करना चाहिए उन लोगों पे जो इन इंस्टीट्यूशंस को चला रहे हैं। ठीक है, जो लोग इन इंस्टीट्यूशंस को चला रहे हैं हमें उन पे फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, एक तो इंस्टीट्यूशन का फंक्शन इंपॉर्टेंट है प्लस उसका फंक्शन जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो जो लोग इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं अगर वही मोरल नहीं होंगे तो ऑब्वियसली जो पूरे पूरे चांसेस है कि वो इंस्टीट्यूशन फेल हो जाएगा। तो आप सोचो, जस्टिस का आइडिया इंस्टीट्यूशन में जरूरी है, जस्टिस का आइडिया इस इंडिविजुअल में जरूरी है जो उस इंस्टीट्यूशन को चला रहा है, उसको मोरालिटी की सेंस होना, उसको जस्टिस इनजस्टिस क्या होता है वो पता होना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट ही गेव द कंसेप्ट ऑफ नीति एंड न्याय, जो कि पेपर 2 में ही, पॉलिटिकल साइंस में यूजीसी नेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि नीति और न्याय का कंसेप्ट किसने दिया था और इसका क्या मतलब है। तो जस्टिस के आइडिया को समझाने के लिए अमर्त्य सेन ने नीति और न्याय का कंसेप्ट दिया था। तो नीति क्या होता है? नीति मतलब होते हैं हमारे रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हो, या फिर न्याय क्या होता है? न्याय होता है रियलाइजेशन ऑफ दीज रूल्स। जब इसी इंस्टीट्यूशंस के रूल्स को हम सब रियलाइज कर लेते हैं तो वो होता है न्याय। न्याय मतलब आपको पता है हिंदी में जस्टिस को न्याय बोलते हैं। तो वो, तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ सकता है, रूल्स एंड इंस्टीट्यूशन आ सकता है, मैंने बुक में देखा था तो इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ था पर रूल्स एंड रेगुलेशन भी आप बोल सकते हो। देन सेन वाज नॉट अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिविटी एंड यूनिवर्सैलिटी। तब यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर करते हैं अपनी बुक में आगे चल के कि मैं यूनिवर्सल आइडिया ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट नहीं हूँ, या मैं जो जो जॉन रॉल्स या बाकी जो कंटेम्प्रेरी थिंकर्स है जो वो ऑब्जेक्टिवली आइडिया ऑफ जस्टिस देते हैं, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ही वॉज इन फेवर ऑफ व्हाट ही कॉल्स पोजिशनल ऑब्जेक्टिविटी। तो वो किसके फेवर में थे? वो ऑब्जेक्टिविटी के अगेंस्ट या यूनिवर्सलिटी के अगेंस्ट नहीं थे, वो ऑब्जेक्टिविटी में भी किसको मानते थे? पोजिशनल ऑब्जेक्टिविटी को। पोजिशनल ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? एक ऐसी तरीके की ऑब्जेक्टिविटी दैट इज पर्सन इनवेरिएंट बट पोजिशन रिलेटिव। तो सिंपल सी बात है जिसमें पोजीशन, जिस वो जो पर्सन उस पोजीशन होल्ड कर रहा है, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जो पर्सन पोजीशन होल्ड कर रहा है वो पर्सन से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका स्टेटस है। तो बेसिकली पोजीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि वो पर्सन।
ठीक है, तो उस पर्सन की पोजीशन, उसका स्टेटस, जो उसका फंक्शन है उस इंस्टीट्यूशन में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच मीन्स ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट गिवन फ्रॉम ऑन हाई, बट इट इज द बेस्ट वे वी कैन डू व्हेन वी freely and openly engage with one another from our respectively different points of view. सो बेसिकली इस लाइन का मतलब है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि कोई एक पर बॉस बैठा है, ऊपर से वो ऑर्डर दे रहा है आपको और वो ऑर्डर मान लिया तो बस हो गया, नहीं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जो आसपास के जो आपस में कलीग्स हैं वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज को समझ रहे हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कशन डिबेट्स कर रहे हैं, नेगोशिएशंस कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ ऊपर से ऑर्डर आया मान लिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं। साथ में आपस में बैठ के सब कुछ चीजों को, आपको डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू को ओपनली लेकर आना, एक दूसरे के सामने ओपनली इंगेज होना उस डिस्कशन में, वो ज्यादा जरूरी है। तो ये पोजिशन ऑब्जेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट था। और एक कीवर्ड याद रखना, पोजीशन रिलेटिव है, क्योंकि पोजीशन बढ़ा रहा था, ऑब्वियसली पोजीशन रिलेटिव है, कि एक दूसरे की पोजीशन एक दूसरे से रिलेट करती है, अलग होती है। और पर्सन इनवेरिएंट, इनवेरिएंट मतलब पर्सन से ये रिलेटेड नहीं है। अब बात करते हैं अमर्त्य सेन के इकोनॉमिक आइडियाज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैंने आपको बताया वो इकोनॉमिक प्रोफेसर भी रह चुके हैं। सो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का आइडिया, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का आइडिया क्या कहता है? वेलफेयर इकोनॉमिक्स का आइडिया एनालाइज करता है या इवेलुएट करता है क्या चीज, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑन द वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी। इकोनॉमिक पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है किस पे? कम्युनिटी के वेलबींग पे। ये हम किस में समझते हैं? वेलफेयर इकोनॉमिक्स के थ्रू समझते हैं। देन नेक्स्ट, सेन ने सपोर्ट किया ओपन मार्केट मॉडल। ओपन मार्केट मॉडल को सपोर्ट किया था कि अगर ओपन मार्केट मॉडल होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो, या फिर इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो प्रमोट होगी। ऑल्सो उन्होंने ये भी बोला कि जो मार्केट्स है उनके में, वो ओपन मार्केट्स तो है लेकिन उनके पास सोशल सेफ्टी नेट्स भी होने चाहिए। सोशल सेफ्टी नेट्स यानी कि सोशल पेंशन, हेल्थ केयर बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, ये सारी चीजें, या सिक लीव हो गई, एचआरए फैसिलिटीज, बाकी फैसिलिटीज, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ओपन मार्केट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी करो। तो अगर कभी क्वेश्चन में आपको सोशल सेफ्टी नेट्स जैसा कीवर्ड दिखे, ओपन मार्केट मॉडल दिखे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें दिखे, तो अमर्त्य सेन होगा उसका आंसर। देन उन्होंने इरेशनैलिटी को क्रिटिसाइज किया है। क्यों? कौन सी इरेशनैलिटी? वो बोलते थे जो यूरोपियन नेशंस है ना, कंटेम्प्रेरी यूरोपियन नेशंस, वो इरेशनल है। इरेशनल क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वहां पे बढ़ता जा रहा है, और उसको कम करने के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है, कुछ एडुकेट पॉलिसीज नहीं बनाई, कुछ प्लानिंग नहीं की है। तो बिना प्लानिंग किए, बिना कुछ एडुकेट पॉलिसीज बनाए बिना, वो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और वो किसकी तरफ मूव करते जा रहे हैं? जो यूरोपियन नेशंस का जो क्लाइमेट है, मतलब क्लाइमेट इन द सेंस भी वेदर और क्लाइमेट वाला नहीं, तो मतलब इन्वायरमेंट बेसिकली, ठीक है, आसपास का कॉन्टेक्स्ट, तो वो किस पे बिलोंग करते हैं? वो सेल्फ हेल्प सोशल क्लाइमेट से की तरफ मूव कर रहे हैं। कौन? यूरोपियन नेशंस अब सेल्फ हेल्प सोशल क्लाइमेट की तरफ मूव कर रहे हैं, और वो ये प्लान नहीं कर रहे या कुछ एडुकेट पॉलिसीज नहीं बना रहे अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, इसलिए वो क्या है? इरेशनल है। दिस सेल्फ हेल्प इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। वो बोलते हैं कि जो सेल्फ हेल्प लाना, मतलब अपने आप में सक्षम हो जाना, या फिर आप में सेल्फ सफिशिएंट हो जाना, इतना आसान नहीं है। आज तक देख लो, इंडिया जो है अभी तक सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाया, उसको कुछ ना कुछ नीड्स के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो सेल्फ हेल्प बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज इट लीड्स टू लॉसेज ऑफ सेल्फ रिलायंस। क्योंकि जब हम सेल्फ हेल्प को अचीव करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सेल्फ रिलायंस को खत्म करना पड़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी लॉस होता है, और साइकोलॉजिकल और फिजिकल हेल्थ पे भी इसका असर होता है। सो बेसिकली सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप सेल्फ हेल्प की तरफ मूव करोगे तो आप दूसरों पे जो डिपेंडेंट होना छोड़ दोगे, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना जरूरी होगा अपने अंदर। आपको साइकोलॉजिकली और फिजिकल हेल्थ भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप सेल्फ हेल्प की तरफ मूव कर सकते हो। इसलिए वो बोलते हैं कि ये चीजें जो है डिफिकल्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ जापान। तो अब जापान का एग्जाम्पल याद रखना है। इसमें जापान जो है वो बताते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अगर हमें समझना हो ना, किसी कंट्री का एग्जाम्पल अगर हम समझ सकते हैं तो जापान एक बेस्ट एग्जाम्पल होगा इकोनॉमिक ग्रोथ को समझने के लिए। ही स्टेटेड दैट इन मिड 19th सेंचुरी में, मिडल 19th सेंचुरी में क्या हुआ था जापान में जो हायर रेट ऑफ लिटरेसी था, मतलब वहाँ यूरोपियन नेशन से ज्यादा जापान में लोग जो थे लिटरेट थे, उनको पढ़ना लिखना आता था, ठीक है। So it is not true to say that human development or healthcare, education, etc. is a luxury that only rich countries can afford. तो हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ जो रिच कंट्रीज है वहां पे ही डेवलपमेंट आ सकता है, वहां पे ही ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है। बल्कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो तो एक तरीका है रिच बनने का, ठीक है।
तो जो लोगों को लगता है कि यूरोपियन नेशंस जो है बहुत रिच कंट्रीज होती है, यूरोपियन कंट्रीज बहुत रिच होती है, इसलिए वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट होता है या वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होता है। नहीं, जापान जैसी कंट्री देख लो, जापान जैसी कंट्री में तो रिच कंट्री नहीं थी वो उस टाइम पे, लेकिन फिर भी वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ आई। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, आपको ये कीवर्ड याद रखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ वे ऑफ बिकमिंग रिच। तो अगर आपको कभी ऐसा कोई कोट आ जाए या कोई स्टेटमेंट आ जाए तो याद रखना अमर्त्य सेन की होगी। नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ टू बी अचीव, अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी है तो हमें क्या चाहिए, हमें सोशल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। सोशल रिफॉर्म्स कैसे, जैसे हमें एजुकेशन सिस्टम में, पब्लिक हेल्थ सिस्टम में इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, और ये सारे जो सोशल रिफॉर्म्स हैं मस्ट प्रीसीड, ये इसके आगे की लाइन है, मस्ट प्रीसीड इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, सो बेसिकली ये इस लाइन का मतलब है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से रिफॉर्म्स होते हैं, सोशल रिफॉर्म्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल रिफॉर्म्स अगर आप लाओगे तब जाके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, उसमें आपको ऑटोमेटिकली हेल्प होगी। तो प्रीसीड लिखा हुआ ना, मतलब कि पहले सोशल रिफॉर्म्स लाओ फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की बात करो। अब बात करते हैं अमृत सेन के आइडियाज ऑन फेमाइन। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा फेमाइन यानी कि अकाल क्या होता है, तो बोलोगे, ज्यादातर जो लोग बोलेंगे कॉमन सेंस के बेसिस पे, कि फेमाइन मतलब होता है कि जहाँ पे फूड क्राइसिस हो, जहाँ पे खाने पीने की कमी हो, जहाँ पे अकाल पड़ चुका हो, बहुत गरीबी हो, वो फेमाइन होता है। लेकिन अमृता सेन के लिए ये फेमाइन नहीं था, इसलिए मैंने आपको बोला इनके इंटेलेक्चुअल आइडियाज इतने अच्छे हैं ना, समझने के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे काफी सारी चीजें। फेमाइन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ डिक्लाइन इन फूड अवेबिलिटी। फेमाइन का मतलब ये नहीं कि फूड अवेबिलिटी कम हो गई, ठीक है, लोगों के पास खाना नहीं है तो फेमाइन आ गया। फेमाइन का मेन रीजन क्या होता है, फेमाइन का मेन रीजन होता है कि मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट। फेमाइन इसलिए नहीं आता कि फूड अवेबिलिटी कम होती है, फूड क्राइसिस आ जाते हैं इसलिए अकाल पड़ जाता है। फेमाइन इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपना कर्तव्य पूरा करने में, जो उनके फंक्शंस है वो उसको पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पाती, मिसमैनेजमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से फेमाइन आता है। देन ही सेज दैट फेमाइन्स आर ऑफन डायरेक्टली लिंक्ड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इनजस्टिस। जहाँ पे सोशल इनजस्टिस हो, पॉलिटिकल इनजस्टिस हो, सीधा सीधा फेमाइन का रिलेशन इन दो चीजों से है, सोशल और पॉलिटिकल इनजस्टिस से। एंड दैट नो फेमाइन हैज एवर अकर्ड इन अ डेमोक्रेसी। और एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है ना, डेमोक्रेसी में कभी भी फेमाइन नहीं आता। सो बेसिकली वहां पे कभी भी किसी चीज का अकाल नहीं पड़ता। देन इन हिज बुक पॉवर्टी एंड फेमाइन एंड एसेज ऑन द एंटाइटलमेंट एंड डिप्रिवेशन, तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो पहले सुष्मिता सेन थी बहुत गरीब थी, वहाँ उनकी गांव में फेमाइन आ गया था, फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपनी डेस्टिनी सुधारी और बॉलीवुड एक्टर बनी, फिर उस अकाल को खत्म किया, ऐसे करके कुछ स्टोरी। देन अमृत्य सेन रिवील दैट, इस बुक में उन्होंने क्या बोला, इन मेनी केसेस ऑफ फेमाइन फूड सप्लाईज वर नॉट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। बहुत जगह पे ऐसा भी हुआ था कि जहाँ पे अकाल तो पड़ा था लेकिन फूड सप्लाईज की कमी नहीं थी, इतनी कमी कमी नहीं थी, कमी थी बट बहुत ज्यादा कमी नहीं थी, फूड सप्लाई वहाँ पे चल रही थी फिर भी जैसे तैसे। इंस्टेड वहाँ पे कमी क्या थी, इंस्टेड कमी थी अ नंबर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसकी वजह से a number of social and economic factors that led to starvation among certain groups in a society, जिसकी वजह से लोगों को भुखमरी का सामना फेस करना पड़ा। ऐसे होता है स्टारवेशन टिल डेथ, मतलब भूख भूख से लोग मर गए। ठीक है, ऐसे कुछ सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स थे। फूड सप्लाई की कमी नहीं थी, कि ऐसा नहीं था कि खाने की कमी थी, सप्लाई नहीं हो पा रहा था, बहुत सप्लाई हो रहा था, थोड़ा बहुत हो रहा था कि जितना आप सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन वहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स की कमी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्टारवेशन हुई बहुत सारी सोसाइटी में फेमाइन के टाइम पे। ये बात कर रहे हैं यहाँ पे बंगाल फेमाइन की। ठीक है, उस टाइम पे जब अमृता सेन बंगाल में फेमाइन आया था तब अमृता सेन वहां पे थे, तो उसको उन्होंने ये सारी चीजें देखी थी और उन्होंने अपनी बुक में लिखी थी। अब सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से हैं, जैसे कि वेजेस डिक्लाइन हो गई, जब अकाल पड़ा तो सरकार ने जो एम्प्लॉयर्स थे या वर्कर्स थे उनकी वेजेस कम कर दी। ठीक है, उनको नुकसान हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, सरकार ने बहुत सारे लोगों को निकाल दिया अपने, मतलब वहां से फैक्ट्री वगैरह से वर्कर्स ने, क्योंकि पैसे थे ही नहीं सैलरी देने के लिए। फूड प्राइसेस, महंगाई इतनी बढ़ गई। ठीक है, और फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था वो भी इतना खराब था सरकार का कि वो फूड को डिस्ट्रीब्यूट सही से कर ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, मतलब फैसिलिटीज नहीं थी बेसिकली। तो फूड सप्लाईज का, फूड की कमी होना मेन रीजन नहीं है, लेकिन उसका मिसमैनेजमेंट होना मेन कमी है। अब बात करते हैं अमृत्य सेन के कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ जस्टिस की। आई होप आपको फेमाइन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो कैपेबिलिटी अप्रोच से बहुत बारी क्वेश्चन आ चुके हैं कि कैपेबिलिटी अप्रोच किसका है। ठीक है, तो कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ जस्टिस अमृत्य सेन का है। ये एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है जो उन्होंने पावर्टी को समझाने के लिए दिया था।
गरीबी को समझाने के लिए, गरीबी क्या होती है, क्या उसके डायमेंशंस होते हैं, पॉवर्टी वगैरह को समझाने के लिए उन्होंने कौन सा अप्रोच दिया, कैपेबिलिटी अप्रोच। अब ये अप्रोच भी बहुत अच्छा है, आपको अच्छे से समझ आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, इसको भी हम डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हाउ टू एलिमिनेट पॉवर्टी। तो सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि यार गरीबी को खत्म कैसे किया जा सकता है। तो बोलते हैं गरीबी को खत्म करने के लिए सिर्फ लोगों की इनकम बढ़ा देना काफी नहीं है। अगर आपने लोगों की सैलरी बढ़ा दी, इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबी खत्म हो जाएगी। देयर इज अ नीड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको स्किल्स देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल आपको देख रहे होगे कि स्किल्स पे बहुत काम हो रहा है। कंपनी हायर भी करती है तो आपकी स्किल्स पहले देखती है, ना कि ये। तो अगर आपकी स्किल्स अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इनकम तो बढ़ेगी, राइट। तो लोगों की कैपेबिलिटीज, उनकी क्षमता को बढ़ाना ज्यादा जरूरी है, ना कि इनकम को। बाय डिफरेंट मीन्स, कैसे आप क्षमता बढ़ा सकते हो लोगों की? उनको पढ़ा लिखा के, लिटरेसी करा के, उनकी लॉन्गिविटी, लॉन्गिविटी मतलब उनको ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स पढ़ा दिलवा के जिनसे कि उनकी जो आयु है वो लंबे समय तक रहे। ऐसे नहीं है कि वो पैदा होते ही बच्चा मर रहा है। मैटरनल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। और उनको इनकम बढ़ा के नहीं, इनकम का एक्सेस देके, ठीक है। एक्सेस टू इनकम मतलब कि आप उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दो जिससे कि वो इनकम जनरेट कर सके, ये ज्यादा जरूरी है। Then, thus, the reason of poverty in human life is not the lack of income. तो इनकम की कमी होना पावर्टी का रीजन नहीं है, बल्कि कैपेबिलिटी की डेफिशिएंसी होना पावर्टी का रीजन है। गरीबी क्यों है? क्योंकि लोगों में स्किल्स ही नहीं है, वो कैपेबिलिटीज ही नहीं है। अगर आप उनकी कैपेबिलिटीज, उनको स्किल्स अच्छी दोगे, उनकी क्षमता बढ़ाओगे, तो ऑटोमेटिकली पावर्टी कम होगी। और इसके अलावा वो और चीजें बताते हैं, कुछ रीजंस भी देते हैं। देर आर several reasons for people deprivation from such capabilities। और उन्होंने बोला कि बहुत सारी ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से ये कैपेबिलिटीज लोगों तक पहुंच नहीं पाती, उनकी क्षमताएं बढ़ नहीं पाती, उनको हम स्किल्स दे नहीं पाते, वो डिप्राइव रहते हैं। क्या क्या रीजंस है? पहला, इग्नोरेंस, सरकार उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, इग्नोरेंस है सोसाइटी में। स्टेट की जो पॉलिसीज है वो ऑप्रेसिव है, ठीक है। तीसरा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है। चौथा, इल हेल्थ, ठीक है, लोगों की हेल्थ ही अच्छी नहीं है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स ही नहीं है, उनको अब अच्छा हॉस्पिटल में देख रेख ही नहीं हो रही है, ठीक है, और इल हेल्थ की वजह से वो मर जाते हैं। और पांचवा, लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन। तो ये तो पांच तो इंपॉर्टेंट थे, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे रीजंस बताए थे जिनके लिए हमें इतना जानना जरूरी है कि लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, बस इतना भी, पांच भी याद रखोगे तो काफी है। देन चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम रखते हैं इनके वुमेन को लेकर क्या विचार थे, महिलाओं के लिए उन्होंने क्या बोला। पहली बात, ट्रेडिशनली वुमेन मूवमेंट्स हैव कंसंट्रेटेड ऑन द वेलबींग ऑफ वुमेन। तो उनका जो पहले के जमाने में जो वुमेन्स जो थी, औरतें जो मूवमेंट करती थी, वो किस लिए करती थी? औरतों की वेलबींग के लिए करती थी। लेकिन जो आज के टाइम पे जो महिलाएं मूवमेंट्स कर रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में, वो किस चीज के ऊपर है? वो फोकस करते हैं एजेंसी ऑफ वुमेन पे, ठीक है, वेलबींग पे नहीं, एजेंसी ऑफ वुमेन पे फोकस करते हैं आज के टाइम के वुमेन्स मूवमेंट। ही फर्दर स्टेटेड दैट द वेलबींग इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉलोइंग वेरिएबल्स। अब वो बोलते हैं कि वेलबींग के लिए कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ रीजंस है या वेरिएबल्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है। पहला, वुमेन्स एबिलिटी टू अर्न एन इंडिपेंडेंट इनकम, कि अगर हम वुमेन को एबिलिटी दे दें, किस चीज की एबिलिटी दे दें? उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दे कि वो खुद की इनकम खुद जनरेट कर सकती है, इंडिपेंडेंट इनकम वो जनरेट कर सकती है, वो भी कमा सकती है, जॉब करके खुद की इनकम, खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती है बेसिकली। तो उससे क्या होगा? वुमेन का वेलबींग होगा। वेलबींग आपको समझ आता होगा, वेलबींग का मतलब होता है कि आप एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रहे हो, या फिर आप बोल सकते हो कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल सारे फैक्टर्स कंसिडर होते हैं वेलबींग में, ठीक है। तो फिजिकली आप ठीक हो, सोशली है ठीक हो, कल्चरली और इमोशनली, मेंटली, फिजिकली सब कुछ, तो वो आपका प्रॉपर वेलबींग होता है। तो वेलबींग कैसे होगा वुमेन्स का? या तो उनको अपॉर्चुनिटी दे दो कमाने की, ठीक है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम, सिर्फ वो घर बैठे ना कमाए, वो बाहर भी जा सके और बाहर जाके जॉब्स करके भी कमा सके। आजकल जैसे ये जो फर्स्ट पॉइंट था वो भी इससे रिलेटेड था, प्लस हम यहाँ पे एग्रीकल्चर की भी बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर में भी वुमेन जो कमाती हैं, या घर बैठे बैठे बिजली का काम कर लिया, या कोई ऐसे कढ़ाई बुनाई का काम कर लिया, तो वो भी उनकी उससे भी वो इनकम जनरेट करती हैं। पर इसके अलावा वो बोलते हैं कि हमें घर के बाहर जाके भी एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए वुमेन्स को, उनको ओनरशिप राइट्स देने चाहिए। देन ओनरशिप राइट्स के अलावा लिटरेसी होनी चाहिए, उनके पास पढ़ी लिखी औरतें हो, एजुकेशन मिलनी चाहिए उनको, और उनको भी डिसीजन लेने में उनका भी एक वो होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। विद इन द फैमिली भी अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो वुमेन को इन्वॉल्व किया जाए, और आउटसाइड द फैमिली भी अगर उनके ऑफिस में या वर्क प्लेस में कोई डिसीजन हो रहा है तो उनको इन्वॉल्व किया जाए।
देन अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर मिलियंस ऑफ वुमेन मिसिंग बिकॉज ऑफ न्यूमरस रीजंस। उन्होंने बोला कि बहुत सारी वुमेन्स जो है मिसिंग है, ठीक है, वो किस किस रीजन की वजह से मिसिंग है। एक्सेसिव डेथ ऑफ दोज चाइल्ड बियरिंग एज इज वन रीजन, ठीक है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, तो कितनी बार ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कि बच्चा जो है पैदा होते ही मर जाता है, और या तो बोला जाता है कि या तो माँ को बचाया जा सकता है या बच्चे को, ठीक है। तो चाइल्ड बियरिंग एज में अगर आप उनको प्रेग्नेंट कर दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत एक्सेस डेथ के चांसेस होते हैं। यानी कि माँ की जो बॉडी है वो इतनी अभी इतनी डेवलप्ड ही नहीं है कि वो बच्चा पैदा कर सके। देखा होगा आपने कितने बार जो होता है कि वो कुछ बहुत पतली लड़कियां होती हैं या फिर बहुत वीक लड़कियां होती है, कोई छोटी छोटी लड़कियां भी होती है, उनकी शादी पहले करा दी जाती है, जल्दी करा दी जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो इतना उनके पास पावर नहीं होती कि वो बच्चा पैदा कर सके, और अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है या फिर बच्चे में कोई कमी आ जाती है, ये सारी चीजें। देन मेन कल्प्रिट इज द कंपैरेटिव निग्लेक्ट ऑफ फीमेल हेल्थ। तो फीमेल हेल्थ पे बहुत कम फोकस किया गया है, उनकी न्यूट्रिशन पे कम फोकस किया गया है। ये अपने कॉन्टेक्स्ट में अमृता सेन जब लिख रहे हैं तब की वो बात बता रहे हैं, 1981 की आई गेस, एंड ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड। तो उनके चाइल्डहुड के भी मतलब बचपन में भी इतना ध्यान नहीं रखा जाता वुमेन्स का, ठीक है। देन फॉर इंस्टेंस हिज थियोरिटिकल वर्क ऑन इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी पे जो उन्होंने बुक लिखी थी, मैंने आपको अमृता सेन की बुक बताई, कि क्या आपने कभी सोचा है कि जो पुअर कंट्रीज होती हैं वहां पे वुमेन्स जो होती हैं वो कम होती हैं, पुअर कंट्रीज में वुमेन कम होती है और मेन की जो संख्या है मेन ज्यादा होते हैं, ऐसा क्यों? डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, इसके बावजूद कि वहां पे अगर आप देखो ना, तो जब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो होता है पुअर कंट्रीज में वो ज्यादा होता है, कि बच्चा जो है पैदा होते ही मर जाता है, उसमें भी जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता है वो मेल्स का ज्यादा होता है, ठीक है। जो स्पेशली जो मेल बॉय पैदा होता है ना, वो ज्यादा उनके इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद वुमेन की जो संख्या है पुअर कंट्रीज में वो कम होती है, ऐसा क्यों? तो सेन ये बताते हैं दैट skewed ratio results from the better health treatment, ठीक है। तो अगर कोई मान लो कोई सन पैदा हुआ है तो वो अपना बच्चे का बेस्ट से बेस्ट इलाज कराएंगे कि भाई बेटा पैदा हुआ है, लेकिन अगर वैसी फीमेल पैदा होगी तो उसको या तो मार देंगे या फिर उस पर इतना हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, उसको बेटर हेल्थ ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। एंड चाइल्डहुड अपॉर्चुनिटीज अफोर्डेड टू बॉयज इन दोज कंट्रीज, ठीक है, और स्पेशली जो बॉयज के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वो ज्यादा होती हैं इन कंपैरिजन गर्ल्स। इसलिए भी हम ये भी एक कारण है कि जिसकी वजह से जो बहुत सारी मिलियंस ऑफ वुमेन्स की जो संख्या है वो कम है। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे। कुछ फैक्ट्स याद कर लेते हैं। पहला फैक्ट ये कि अमृतो टाइटल अमृता सेन को किसने दिया था? अब अमृतो सुन के आपको समझ आ रहा है कोई बंगाली है, बंगाली वर्ड है, तो बंगाली वर्ड है तो बंगाली पर्सन ने दिया होगा जो कि थे हम रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अमृता सेन को अमृतो टाइटल दिया था। अमृतो का मतलब क्या होता है? इमोर्टल, अमर, अमृतो अमर, ठीक है, इमोर्टल है। देन अमृता सेन वाज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन द कॉजेज ऑफ फेमाइन। तो उन्होंने फेमाइन के क्या क्या कारण होते हैं जो मैंने आपको अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया था, जिसके लिए इनको बेस्ट इस चीज के लिए जाना जाता है। और इन्होंने बंगाल फेमाइन देखा था 1943 का, जो उन्होंने बंगाल फेमाइन में जो सारी चीजें देखी उस चीजों के बेसिस पे उन्होंने कॉजेज बताए, और हमने पढ़ भी लिया अभी थोड़ी देर पहले कि सजेस्ट करते हैं वो क्या, दैट द प्रैक्टिकल सोल्यूशन फॉर प्रिवेंटिंग द इफेक्ट्स ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फूड, ठीक है। उन्होंने इसमें क्या क्या कारण बताए थे कि क्या प्रैक्टिकल क्या कारण है जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज होती है। ऐसा नहीं है कि फूड की सप्लाई कम है, बाकी सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हमने पढ़ लिए। एंड हिज इंटरेस्ट इन दिस एरिया वाज डेवलप्ड फ्रॉम द, और इसका इनका जो इंटरेस्ट था फेमाइन के बारे में स्टडी करने से कहाँ से आया था, क्योंकि उन्होंने बंगाल फेमाइन देखा था, इसलिए उनको इस चीज में रुचि हुई। ये एक ऑनरेरी सिटीजन है बांग्लादेश के, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा की इफेक्ट है, याद रखना, बांग्लादेश के सिटीजन है, ऑनरेरी सिटीजन। ही हैज हेल्प क्रिएटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्रिएट करने की बात की थी, जिसकी पिक्चर मैंने लगाई है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम तीन चीजें कंसिडर कर सकते हैं, करते हैं बेसिकली, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करती है, कमेंट बिलो, ठीक है। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये चीजें तो इन्होंने हेल्प की थी, नॉट क्रिएट, या आ भी सकता है तो कभी ऑप्शन में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दे रखा हो और अमृता सेन की बात हो तो आप उस पर टिक भी कर सकते हो, ठीक है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इनका बहुत बड़ा रोल रहा। देन 2012 में अमृता सेन को क्या मिला? फर्स्ट नॉन अमेरिकन हु रिसीव द नेशनल ह्यूमैनिटीज अवार्ड।
मतलब मान के चलो जो आपकी फेवरेट एक्टर्स है, अगर सुष्मिता सेन या अमृता सेन, तो उसको नेशनल ह्यूमैनिटी अवार्ड मिला, और पहले वो पहली नॉन अमेरिकन थे ये जिनको नेशनल ह्यूमैनिटीज अवार्ड मिला था। आज तक ये अवार्ड सिर्फ अमेरिका के लोगों को मिलता आ रहा था, लेकिन अमृता सेन को भी ये अवार्ड मिला। देन 2010 में टाइम मैगजीन में क्या हुआ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इंक्लूडेड सेन इन द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो इस वर्ल्ड में 100 लोगों की लिस्ट बनाई गई थी जिसमें जो कौन सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन में आते हैं, तो अमृत्य सेन वाज वन ऑफ देम। टाइम मैगजीन में ये रिपोर्ट आई थी, जिसलिए मैंने आपको बोला इनके कॉन्सेप्ट्स अगर आप समझ लोगे ना तो आपको बहुत हेल्प होगी। देन अमृत्य सेन ने क्या बोला, पीपल आर ओनली फ्री वेयर दे कैन प्रोवाइड फॉर देयर बेसिक नीड्स एंड रियलाइज देयर इनेट एबिलिटीज। अब ये जो कोट है ये पीवाईक्यू का कोट है, आ सकता है पेपर में और आया हुआ है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो आपको ये कोट याद रखना है, जिसका मतलब ये कि फ्रीडम का क्या मतलब है। लोग फ्री हैं अगर उनको अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने की क्षमता रखते हैं, अगर उनकी जो इनेट मतलब इनर एबिलिटीज है अगर वो उसको रियलाइज कर पाते हैं, तो इसका मतलब लोग फ्री हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। अगर फ्री वर्ड भी याद रहेगा, फ्रीडम का कॉन्सेप्ट, कैपेबिलिटी एज फ्रीडम, और फ्रीडम के जितने भी मैंने चीजें याद कराई, तो आपको ये कोड भी आप एग्जैक्टली कोड कर सकते हो, या फिर आपको पेपर में आए तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई अमृता सेन का कोड होगा, क्योंकि यहाँ पे एबिलिटीज भी आ रहा है, सॉरी, और फ्री वर्ड भी आ रहा है। हमने कैपेबिलिटी अप्रोच में एबिलिटीज भी पढ़ी और फ्रीडम वाले में भी पढ़ा कैपेबिलिटी एज फ्रीडम, तो ये आपको याद रह जाएगा। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटिकल साइंस की, यहाँ पे आपको और भी थिंकर्स और पॉलिटिकल प्रोसेस का जितने थिंकर्स मैंने कवर कराए हैं ट्रिक और स्टोरीज के साथ, वो यहाँ पे मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में ज़्यादा ट्रिक्स एंड स्टोरीज थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझा सकूँ और याद करा सकूँ। और ये मेरा खुद का चैनल है learningmantra.tv ट्रिक्स 1001। तो मैंने इसी चैनल पे बहुत सारी चीज़ें और कवर करा रखी है, आपने पेपर 2 की स्ट्रैटेजी देख सकते हो, या फिर और भी चीज़ें हैं, आईपीटी है, डब्ल्यूपीटी है, और भी बहुत सारे थिंकर्स विद ट्रिक्स करा चुकी हूँ, और पेपर 1 भी मैंने आपको कवर करवाया है। सो एक बार जरूर से विजिट करना, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।